हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 2023 का जो अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, मैं उस क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन के साथ आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट ईयर भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के साथ अपलोड किया हुआ था, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। होप ये वाला जो मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि मैं लेक्चर्स में डिस्कस नहीं कर पाया था, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर साथ में ही समझा दूंगा। और ये वाली जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो होगी, अगर ये लेंथी हो जाती है तो मैं इसको पार्ट्स में ही डिवाइड कर कर अपलोड करूँगा। तो ये लगभग 2 या 3 पार्ट्स में अपलोड होगा। तो चलिए हम जल्दी से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 2023 का अलजेब्रा का, और पेपर का कोड है मैथ 202TH। इसका जो सेक्शन ए आया हुआ था, ये जो सेक्शन ए होता है ये कंपलसरी सेक्शन होता है, ये आप लोगों को करना ही पड़ता है। तो इस सेक्शन ए में जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ था, इसका फर्स्ट पार्ट मेरे पास आया हुआ था, लेट क्यू पॉजिटिव बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड स्टार ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू पॉजिटिव डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3 द इनवर्स ऑफ ए इज। मैंने यहाँ पर ए का इन्वर्स बताना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास दिया हुआ कि मेरे पास सेट है क्या वो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का, और यहाँ पर मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ था कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3 होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, ई की जो वैल्यू आएगी आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो वो 3 के इक्वल आएगी। और आप लोगों ने अभी ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर आपने ए स्टार बी इज इक्वल टू ई करना है, और ए स्टार बी की मेरे पास वैल्यू दी हुई है, और ई की वैल्यू मैंने अभी आपको बता दी कि वो 3 के इक्वल आएगी। तो ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये ए बी इज इक्वल टू 9 बन जाएगा। और हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी इज इक्वल टू 9 अपॉन ए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बी होता है वही तो ए का इन्वर्स होता है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 अपॉन ए। द इन्वर्स ऑफ ए इज 9 अपॉन ए जो है ये बन जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट मेरे पास आया हुआ था, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। ये भी मैंने आप लोगों को लेक्चर में करवाया हुआ था। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, लेट ए बिलोंगिंग टू जी बी एन एलिमेंट। अब मैंने इस ए का ऑर्डर बताना है। देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज एन इफ ए रेज पावर एन इज इक्वल टू ई वेयर एन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ए की पावर एन करने पर अगर वो ई के इक्वल आ जाता है, और यहाँ पर ये जो एन होता है अगर ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ये जो एन होगा यही ए का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो एन होगा ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एम लेस देन एन बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर। मतलब वहाँ पर एन से छोटा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एज एन इज दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये जो एन है यही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। एन से छोटा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर एन से छोटा अगर एम एग्जिस्ट भी कर रहा है, मतलब अगर ए रेज पावर एम इज इक्वल टू ई आ रहा है, तो इसका मतलब जो एम की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनेगा, फिर वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये जो n होगा यही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन भी हो गया। थर्ड पार्ट मेरे पास आया हुआ था, इफ h एंड k आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप g देन ऑर्डर ऑफ एच के यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स है। ये भी मैंने कुछ दिनों पहले अभी आपको करवाया हुआ था। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एच के है ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। इस थ्योरम का मैं आपको प्रूफ नहीं करवा पाया था, बट मैंने आपको बोला था कि ये जो है इसके इक्वल होता है। फोर्थ पार्ट मेरे पास आया हुआ था, द इंडेक्स ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह था, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो मैंने यहाँ पर फिल करना था। तो यहाँ पर होगा, द इंडेक्स ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, इंडेक्स ऑफ एवरी सब ग्रुप जो होता है फाइनाइट ग्रुप का, वो डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आया हुआ था, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यहाँ पर मैंने ट्रू फॉल्स ये बताना था, तो ये होता है ट्रू। ठीक है, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ये जो होता है ये साइक्लिक ही होता है, तो इसलिए ये ट्रू होना था। सिक्स्थ पार्ट था मेरे पास, स्टेट फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ करने के लिए भी आता है, बट इस क्वेश्चन पेपर में इसका सिर्फ डेफिनेशन ही यहाँ पर स्टेटमेंट जो थी यही पूछी गई थी। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है इसकी स्टेटमेंट है, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स एंड इफ एफ ये जो फंक्शन है फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म देन द कर्नल ऑफ एफ इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये होमोमॉर्फिज्म वाला मैंने अभी आपको करवाया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस स्टेटमेंट को लर्न कर लेना, जब मैं इसको करवाऊंगा तो आपको वहाँ पर इसको क्लियर करवा दूंगा। सेवन्थ पार्ट मेरे पास आया हुआ था, डिफाइन द इंटेग्रल डोमेन। ये भी रिंग्स वाले चैप्टर में है, तो यहाँ पर आ जाएगा सोल्यूशन, अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर इज कॉल्ड एन इंटेग्रल डोमेन इफ आर हैज़ नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स, that is for all a comma b belonging to R if
ए बी इज इक्वल टू जीरो देन आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो देन ए बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी जो रिंग्स वाला चैप्टर उसमें है, तो इसकी डेफिनेशन को भी आप लर्न कर लेना। अब 8th एंड लास्ट पार्ट इस कंपल्सरी सेक्शन का मेरे पास आया हुआ था, एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स इज डैश सब रिंग। तो मैंने यहाँ पर इस फिल इन दी ब्लैंक्स को मैंने मतलब फिल करना था, तो यहाँ पर आ जाएगा लार्जेस्ट, एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स इज लार्जेस्ट सब रिंग। ठीक है, तो यहीं पर ये कंपल्सरी सेक्शन जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास सेक्शन बी की यूनिट 1 जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आया हुआ है मेरे पास, लेट क्यू स्टार डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट -1, शो दैट क्यू स्टार फॉर्म्स एन इन्फानाइट अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय। यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मेरे पास यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू क्यू स्टार। तो यहाँ पर ये जो क्यू स्टार जो है ये सेट दिया हुआ है मेरे पास सभी के सभी रैशनल नंबर का सिर्फ -1 को छोड़कर, और यहाँ पर बोला गया है शो दैट क्यू स्टार फॉर्म्स एन इन्फानाइट अबेलियन ग्रुप। अब मैंने बताना कि ये इन्फानाइट अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर। तो बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर अभी मैं वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाऊंगा ग्रुप को प्रूव करने के लिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में आ जाएगा, हियर क्यू स्टार इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट -1। ये जो क्यू स्टार है ये मेरे पास दिए हुआ था, तो यही मैंने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, मैं कोई 3 एलिमेंट यहाँ पर इस सेट से ले रहा हूँ, तो ए बी सी आर रैशनल नंबर्स अदर देन -1। तो ये ए बी सी जो मैंने लिए हुए हैं यहाँ से लिए हुए हैं, ये -1 के अलावा जो मैंने लिए हुए हैं वो नंबर्स हैं यहाँ से रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंस ए बी आर रैशनल नंबर्स सो ए प्लस बी प्लस ए बी इज ऑल्सो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो वो रैशनल नंबर ही बनता है ना, तो ये जो ए प्लस बी प्लस ए बी जो होगा ये फिर से रैशनल नंबर ही बनेगा। तो ये जो है ये मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर जाएगा, बट कंडीशन क्या है कि जब मैं ए स्टार बी करूँगा और ये जो मेरे पास मैं जब ऐसे इनको करूँगा तो ये मेरे पास वापस क्यू स्टार में जानी चाहिए, बट ये -1 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये -1 के इक्वल नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट -1 बोला गया था। तो अभी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि मैं देखूंगा कि ए और बी की कौन सी वैल्यू के लिए ये -1 के इक्वल हो रही है। तो इफ़ ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू -1 देन ए प्लस बी प्लस ए बी +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं दोनों साइड +1 करता हूँ तो यहाँ पर +1 मेरे पास आ जाएगा और यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, विच इंप्लाइज ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से ए को कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 1 एंड बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो जो a की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास -1 के इक्वल आ जाएगी, और जब b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो b की वैल्यू मेरे पास -1 के इक्वल आ जाएगी, विच इज़ नॉट ट्रू। मतलब ये जो कंपोजिशन मेरे पास दी हुई थी इन्होंने, ये -1 के इक्वल तभी आनी थी जब a और b की वैल्यू जो थी वो -1 होती। ठीक है, a और b की वैल्यू जब -1 होती तब ये मेरे पास इसके इक्वल आनी थी। तो अब हमने ये जो a और b चूज़ किए थे, ये तो मैंने स्टार्टिंग से बोल दिया था कि ये -1 के अलावा जो रैशनल नंबर है वो हैं, तो ये तो यहाँ पर ट्रू नहीं हो रहा ना, तो ये इसलिए ये जो a प्लस बी प्लस ए बी जो हम कर रहे हैं ये -1 के इक्वल तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस ए बी जो है ये रैशनल नंबर के सेट को बिलोंग कर जाएगा एक्सेप्ट -1। तो इसलिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है यहाँ पर ये होल्ड हो रही है। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी करेंगे, मतलब हम पहले ए स्टार बी को करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, मतलब बी स्टार सी को हम पहले करेंगे यहाँ पर, तो ये जो होता है ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो जब मैं ए स्टार बी स्टार सी को जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी। यहाँ पर सिर्फ मैंने ए स्टार बी पर ही ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाया हुआ है एंड स्टार सी। अब ये एक नंबर बन जाएगा और ये एक नंबर बन जाएगा। अब मैं इन दोनों पर ही बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी, ये वाला नंबर मैंने पूरा ऐसे लिख दिया, प्लस सी प्लस इन दोनों का फिर आगे प्रोडक्ट था ना बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी सी, दिस इज इक्वल टू ए बी एंड ये वाला सी यहाँ पर आ गया ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी की मेरे पास वैल्यू ये आ रही है। अब मैं चेक करता हूँ ए स्टार बी स्टार सी की, मतलब यहाँ पर इन दोनों को पहले करके मैं चेक करता हूँ कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्टार बी प्लस बी सी, पहले मैंने इन दोनों को किया तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं इन दोनों पर बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए, ये जो एलिमेंट था ये ऐसे आ गया, अब प्लस में ये वाला पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, प्लस इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा ए बी प्लस सी आ जाएगा। तो अब ये ए जब यहाँ पर अंदर जाएगा तो यह आ जाएगा ए प्लस सी प्लस बी सी, यहाँ पर आ गया ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब ये जो है
और ये जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो ए स्टार बी स्टार सी है दैट इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। बट यहाँ पर ए स्टार बी को हम यहाँ पर कर रहे थे पहले और यहाँ पर बी स्टार सी को हम यहाँ पर कर रहे थे पहले, तो इसलिए यहाँ पर ये जो एसोसिएटिव लॉज हैं यहाँ पर क्यू स्टार में होल्ड कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव भी यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी हमने वो चेक करना है। लेट ई बिलोंगिंग टू क्यू स्टार बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू स्टार। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो अब क्या होगा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होगा विच इज़ इक्वल टू ई स्टार ए, मतलब ए स्टार ई करूँगा तो वो वापस फिर से ए के ही इक्वल आ जाएगा ना। यही आइडेंटिटी की जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी यही बताई थी ना। तो विच इज़ इक्वल टू जब मैं इन दोनों पर बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये बन जाएगा ए प्लस ई प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। अब ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, जब मैं माइनस ए दोनों साइड करूँगा तो यहाँ पर ये जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो के इक्वल बन जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा ई प्लस ए ई, और यहाँ से जब मैं ई को कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा ई और यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस ए, तो वन प्लस ए इंटू ई इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। तो वन प्लस ए जो है ये तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हुआ तो वन ए की जो वैल्यू वो मेरे पास माइनस वन बन जाएगी, ठीक है। ए की जो वैल्यू फिर वो मेरे पास माइनस वन बन जाएगी, इसलिए वन प्लस ए जो है ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो ई है यही जीरो के इक्वल होगा, विच इंप्लाइज ई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करते हैं। तो फोर्थ पार्ट है मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या करना है हमने, फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू क्यू स्टार, इस सेट को कोई मैंने बिलोंग करता हुआ एलिमेंट लिया, लेट ए स्टार बी इज इक्वल टू जीरो। हम क्या करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में ए स्टार बी इज इक्वल टू ई करते हैं, ई की वैल्यू मेरे पास जीरो है तो यहाँ पर ए स्टार बी इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। अब ए स्टार बी पर मैं बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो ये बन जाएगा ए प्लस ए बी विच इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज ए प्लस, अब यहाँ से मैंने बी को कॉमन लिया तो ये बन जाएगा वन प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, और अब मैं माइनस ए करूँगा दोनों साइड ऑपरेट तो ये बन जाएगा माइनस ए और ये बन जाएगा वन प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए, विच इंप्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन वन प्लस ए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बी की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, बी ही जो है वो ए का इन्वर्स होगा, तो मैंने बी की तो वैल्यू फाइंड करनी है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बी की जो वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस ए अपॉन वन प्लस ए बन जाएगी, विच बिलोंग टू क्यू स्टार, क्योंकि ये जो है ये कभी भी माइनस वन के इक्वल हो ही नहीं सकता, एज बी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन वन प्लस ए विच इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब ये माइनस वन के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्यू स्टार को तो बिलोंग कर ही जाएगा। देयरफॉर माइनस ए अपॉन वन प्लस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो अब तक जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई उनके अकॉर्डिंग ये ग्रुप तो बन चुका है। अब मैंने इस ग्रुप को अबेलियन ग्रुप भी बताना है, तो यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैं कर रहा हूँ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए। तो ए स्टार बी जो वो है ए प्लस बी इस तरह से डिफाइन हो रहा था, तो ए प्लस बी को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बी प्लस बी ए, क्योंकि यहाँ पर ए बी जो है ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को जब मैं मतलब रैशनल नंबर जो होते हैं एडिशन के अंदर ये एसोसिएटिव होते हैं, मैं इनको इसलिए आगे पीछे ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये बी प्लस बी ए जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये बी स्टार ए के इक्वल बन जाएगा। हैंस क्यू स्टार फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन स्टार, तो ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है अंडर द कंपोजिशन ऑफ स्टार। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो गया। अब इसका बी पार्ट आया हुआ था इस क्वेश्चन का, लेट ए बी एंड एक्स, ये कोई तीन एलिमेंट्स हैं, बी एनी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन प्रूव दैट, ये मेरे पास तीन पार्ट दिए हुए हैं और ये तीनों के तीनों पार्ट मैंने आपको लेक्चर में कंप्लीट करवाए हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से आपको इनको समझा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी से थे इनका आंसर, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके सोल्यूशन में जो फर्स्ट पार्ट है ये आ जाएगा, मैंने बताना है कि जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल। तो अब फिर से यहाँ पर मैंने कहीं दो एलिमेंट्स के ऑर्डर को इक्वल शो करना है, तो अब ये मैं कैसे शो कर सकता हूँ, जब इसका ऑर्डर इसको डिवाइड करेगा और इसका ऑर्डर इसको डिवाइड करेगा। ये मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बताई हुई थी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं अभी आपको करके बताने वाला हूँ। तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, जो ए का ऑर्डर वो मैंने एम मान लिया, जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो मैंने एन मान लिया। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, एम जो है वो एन को डिवाइड कर रहा है और जो एन है वो एम को डिवाइड कर रहा है, विच इंप्लाइज एम इज इक्वल टू एन, ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है। तो एम एंड एन आर द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेस पावर एम जो है वो ई के इक्वल हो रहा है और ए रेस पावर -1 की पावर एन इज इक्वल टू ई हो रहा है, मतलब ए इनवर्स की पावर एन कर रहा हूँ तो वो ई के इक्वल हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर ही यही है। और ऑर्डर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इस क्वेश्चन पेपर के कि मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ। तो ए रेस पावर एम इज इक्वल टू ई है और ए इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू ई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए इनवर्स की पावर में एम कर रहा हूँ,
ए इनवर्स की पावर में m कर रहा हूँ और अगर ये e के इक्वल आ जाता है तो जो n है वो m को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम होती है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एलिमेंट की पावर करने पर फिर से e के इक्वल आ रहा है तो उसका जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर m करने पर अगर ये e के इक्वल आ जाता है तो ये जो n है ये m को डिवाइड करेगा। नाउ ए इनवर्स की पावर में अगर m कर रहा हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर माइनस m विच कैन बी रिटन एज a रेज पावर m की पावर -1 और a रेज पावर m, तो ये e के इक्वल है तो मैं इसको e लिख सकता हूँ। तो ई इनवर्स तो वापस फिर से e के इक्वल हो जाएगा। तो a इनवर्स की पावर में मैंने m की थी और ये e के इक्वल आ गया था, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स था वो तो n था। इसका मतलब ये जो n है ये m को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम होती है, तो इसलिए ये जो n है ये m को डिवाइड करेगा। देयरफॉर n डिवाइड्स दी m, ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये सब कुछ मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से लेक्चर्स में कवर करवाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर इनको वॉच कर सकते हो। अगेन अब देखो a की पावर m इजिकल टू ई हो रहा था ना, तो अगर मैं a की पावर n इजिकल टू ई कर देता तो m जो है वो n को डिवाइड कर देगा और मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो अभी मैं इसलिए a की पावर n कर रहा हूँ, a रेज पावर n विच कैन बी रिटन एज a इनवर्स की पावर -n और a इनवर्स की पावर n की पावर -1 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और a इनवर्स की पावर n जो था वो मेरे पास e के इक्वल था, तो ये बन जाएगा e इनवर्स और e इनवर्स फिर से e के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब a की पावर n इज इक्वल टू e आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a जो था वो m था ना, तो m जो है ये n को डिवाइड करेगा। देयरफॉर m डिवाइड्स दी n, क्योंकि एक्चुअल ऑर्डर जो है वो अगर किसी और पावर करने पर मतलब वो अगर e के इक्वल आता है तो एक्चुअल ऑर्डर जो होता है वो उसको डिवाइड करता है। तो ये जो m है ये n को डिवाइड करेगा। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट m इज इक्वल टू n। तो जो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है वो ऑर्डर ऑफ a के इक्वल आ गया है। अब सेकंड पार्ट है टू प्रूव x इनवर्स a x रेज पावर k इज इक्वल टू x इनवर्स a रेज पावर k x फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू इंटीजर। मतलब ये जो k है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और ऐसा रिजल्ट ये होल्ड कर रहा है, मैंने ऐसा इसको बताना है। तो ये मैंने आप लोगों को करवाया था, इसको हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से मैंने इसको प्रूव करना है। तो व्हेन k इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, जब k की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो ये 1 बन जाएगा और ये इसके इक्वल बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये यहाँ पर रिजल्ट जो है ये ट्रू हो रहा है। तो k इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब मैं इसको एज्यूम करूँगा कि ये k इज इक्वल टू m के लिए ट्रू है और k इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए मैं इसको ट्रू प्रूफ कर देता हूँ। तो ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये प्रूफ हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट द रिजल्ट होल्ड फॉर k इज इक्वल टू m। मैंने मान लिया कि k इज इक्वल टू m के लिए रिजल्ट जो है ये होल्ड कर रहा है, m बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर जब मैं इसकी पावर m करता हूँ तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इज ट्रू, ये ऐसा ट्रू है, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है। तो जब मैं m प्लस 1 करूँगा x इनवर्स ए एक्स रेज पावर m प्लस 1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इनवर्स ए एक्स रेज पावर m और x इनवर्स ए रेज पावर ए एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये टोटल क्या बन जाएगा m प्लस 1 टाइम्स, m टाइम्स यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है और 1 टाइम यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये m प्लस 1 टाइम्स बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो x इनवर्स ए एक्स की पावर m है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x इनवर्स ए रेज पावर m x। ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है कि ये ट्रू था ना, तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिविटी जो होल्ड करती है। तो अब एक्स इनवर्स को मैं पहले कर सकता हूँ, तो एक्स इनवर्स जो ये ई के इक्वल बन जाएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैं अदर एलिमेंट को अगर ऑपरेट करूँगा तो वापस फिर से वही एलिमेंट आएगा। तो मतलब मेरे पास बचेगा एक्स इनवर्स ए रेज पावर m ए एक्स, और ए रेज पावर m यहाँ पर है और a यहाँ पर है, तो ये टोटल कितने टाइम्स बन गया, ए रेज पावर m प्लस 1 टाइम्स। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एक्स इनवर्स ए रेज पावर m प्लस 1 एक्स। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू m प्लस 1 ऑल्सो। देखो क्योंकि यहाँ पर मैंने m प्लस 1 लिया हुआ था और ये जो m प्लस 1 है ये a की पावर में आ रहा है, तो इसलिए ये जो रिजल्ट था जो मेरे पास प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था ये m प्लस 1 के लिए भी प्रूफ हो रहा है। तो अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ये प्रूफ हो गया है। हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ किया है, अभी भी मेरे पास जीरो और जो नेगेटिव इंटीजर है वो बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने ये फॉर ऑल इंटीजर के लिए प्रूफ करना था। तो अब जीरो के केस में क्या हो जाएगा, ऑल्सो व्हेन k इज इक्वल टू 0 देन एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर जो 0 है ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये ई के इक्वल बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, शायद मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि अगर जो पावर जो 0 के इक्वल आ जाती है तभी ये ई के इक्वल होता है। तो अगर इसकी पावर जो 0 के इक्वल आ जाती है तो ये ई के इक्वल बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स इनवर्स ई एक्स, क्योंकि मैं इस ई को ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब इनको मैं जब सोल्व करूँगा तो ये वापस फिर से एक्स इनवर्स एक्स ही बन जाएगा और एक्स इनवर्स एक्स वापस फिर से ई के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए इस ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इस ई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए रेज पावर 0। ये मैंने अभी आपको बोला कि अगर एलिमेंट की पावर 0 तो वो ई के इक्वल बन जाएगा, तो ए रेज पावर 0 फिर से ई के इक्वल बन जाएगा, तो इसलिए मैं ई को ऐसा लिख सकता हूँ। तो एक्स इनवर्स ए रेज पावर 0 एक्स, मैंने इस पूरे को ऐसा लिख दिया। तो ये 0 के लिए भी ट्रू हो रहा है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू 0।
अब ये मेरे पास सिर्फ बचा हुआ है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो नेगेटिव इंटीजर के केस में भी देख लीजिए क्या होगा। नाउ लेट k इज इक्वल टू नेगेटिव m वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। m यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, बट मैं जब इसके साथ माइनस का साइन लगा रहा हूँ तो ये नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास x इनवर्स ए एक्स की पावर k थी ना, तो अब k की जगह मैं माइनस m पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब माइनस m जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इनवर्स ए एक्स रेज पावर m रेज्ड पावर -1, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये m के लिए तो पहले से ट्रू था, तो m के लिए ट्रू था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x इनवर्स ए रेज पावर m x इसकी होल पावर -1। अब यहाँ पर -1 है, अब यहाँ पर रिवर्सल लो जो था वो लगेगा यहाँ पे। वो क्या होता है कि ए बी इनवर्स जो होता है वो b इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो अब अगर इनका इनवर्स है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इनवर्स ए रेज पावर -m एंड x इनवर्स की पावर -1, क्योंकि अब इनको उल्टा करके लिखूंगा ना मैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा x इनवर्स एंड ए रेज पावर -m, और इस x इनवर्स का फिर से इन्वर्स करूँगा तो इन्वर्स का इन्वर्स वापस फिर से वही एलिमेंट आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इसकी जगह, तो ये बन जाएगा x इनवर्स ए रेज पावर k x। तो मतलब ये जो मैंने नेगेटिव m के लिए लिया था, तो ये नेगेटिव m के लिए भी प्रूफ हो रहा है, तो मतलब ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी प्रूफ हो रहा है। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो, हैंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड फॉर ऑल इंटीजर्स। तो जो हमसे पूछा गया था वो हमने प्रूफ कर दिया है फॉर ऑल इंटीजर्स। तो अब है थर्ड पार्ट मेरे पास, और थर्ड पार्ट में मेरे पास बोला गया कि आपने शो करना है कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है वो इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ ए के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मैंने ऐसा इसको प्रूफ करना है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है इसका ऑर्डर एम है, और जो ऑर्डर ऑफ ए है ये एन के इक्वल है। अब मैंने शो क्या करना है कि जो एम है वो एन के इक्वल है, तो फिर से अभी मैंने दो एलिमेंट्स के ऑर्डर को एक दूसरे के इक्वल शो करना है, तो फिर से मैं यही शो करूँगा कि जो एम है ये डिवाइड कर रहा है एन को, और जो एन है वो डिवाइड कर रहा है एम को। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं, तो ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नाउ एक्स इनवर्स ए एक्स रेज पावर एन, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इनवर्स ए रेज पावर एन एक्स। ये मैंने अभी प्रूफ किया ऊपर सेकंड पार्ट में, तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू, अब देखो ए रेज पावर एन जब मैं करूँगा तो वो ई के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि जो ए का ऑर्डर है वो एन है, तो ए रेज पावर एन ई के इक्वल बन जाएगा, और एक्स इनवर्स ई एक्स ये फिर से ई के इक्वल बन जाएगा, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो ये ई के इक्वल बन जाएगा। बट ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स ये तो एम के इक्वल था, इसका जो ऑर्डर था वो m के इक्वल था, तो इसका मतलब m जो ये n को डिवाइड करेगा, देयरफॉर m डिवाइड्स द n। ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अगेन ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू m, जो x इनवर्स ए एक्स है इसका ऑर्डर तो मेरे पास m है, तो जो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स जो है वो मेरे पास m के इक्वल है। तो अब मैंने a की पावर m करके बताना है कि वो e के इक्वल आ रहा है, तो ये जो n है ये भी m को डिवाइड कर देगा, तो ये जो m है ये n के इक्वल बन जाएगा। बट यहाँ पर क्या है कि जब मैं a की पावर m करूँगा तो उससे मेरे को इस फॉर्म में बनाने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसलिए मैं इसी से ही a को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैंने यही एलिमेंट लिए हुए एक्स इनवर्स ए एक्स, और इसकी पावर में m कर रहा हूँ। वैसे भी ये जो इसकी पावर m करूँगा तो वो e के इक्वल तो है ही है, क्योंकि इसका ऑर्डर ही m के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ट्रू होता है, इसके लिए मैंने प्रूफ किया अभी, तो ये बन जाएगा एक्स इनवर्स ए रेज पावर m x विच इज़ इक्वल टू ई, और e को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इनवर्स x। ये मैंने अभी आपको बोला एक्स इनवर्स x जो है ये वापस फिर से एक्स रेज पावर 0 बन जाएगा, और ये फिर से e के इक्वल बन जाएगा, तो इसलिए मैं e को ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा एक्स इनवर्स ए रेज पावर m x इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, और इन दोनों के बीच में मैं e को भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इनवर्स ई एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एक्स इनवर्स आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स इनवर्स आ रहा है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है राइट साइड में। तो अब मैं लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लो लगाकर इन दोनों को यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो मेरे पास सीधे ए रेज पावर m जो वो ई के इक्वल बन जाएगा। तो अब मैं वही यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ऑपरेट करके ही आपको बता दिया है। अब मैंने लेफ्ट साइड में एक्स को ऑपरेट किया हुआ दोनों साइड, और राइट साइड में मैंने एक्स इनवर्स को ऑपरेट किया हुआ है दोनों साइड, तो ये बन जाएगा एक्स इनवर्स, और जो राइट साइड में ये बन जाएगा एक्स इनवर्स, इस तरफ भी ऐसे बन गया। अब ये जो एक्स इनवर्स होता है ये तो ई के इक्वल होता है, तो इस तरफ भी ई बन जाएगा और इस तरफ भी ई बन जाएगा, यहाँ पर भी ई बन जाएगा और यहाँ पर भी ई बन जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आप अगर किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करोगे तो वापस फिर से वही एलिमेंट आएगा। तो मतलब मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे ए रेज पावर m, ठीक है, ये जो ऐसे आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए रेज पावर m विच इज़ इक्वल टू ई। तो यहाँ पर a की पावर m करने पर e के इक्वल आ रहा है, बट a का जो ऑर्डर था वो तो n के इक्वल था, तो इसका मतलब ये जो n है ये m को डिवाइड करेगा, देयरफॉर n डिवाइड्स दी m। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास क्या आ रहा है कि m जो है वो n के इक्वल है, दैट इज ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, ये भी मैंने प्रूफ कर दिया, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इसका a पार्ट है मेरे पास, शो दैट द सेट 1 2 3 4 सो ऑन p-1 वेयर p इज़ अ
प्राइम नंबर फॉर्म्स अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p-1 अंडर द कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का भी हम सोल्यूशन करेंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप इस वीडियो में ज़रूर अच्छी तरह से देख लेना। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में मैं सबसे पहले जो सेट दिया उसको मैं जी से कंसिडर कर रहा हूँ। लेट जी इज इक्वल टू जो सेट दिया हुआ था, बियर पी इज ए प्राइम नंबर एंड p इज ग्रेटर देन 1। द कंपोजिशन डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p। जो कंपोजिशन है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p से डिफाइन हो रही है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये हो रही है सेटिस्फाई या नहीं हो रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g। तो अब यहाँ पर देखो जो मेरे पास जो कंपोजिशन थी वो तो डिफाइन हो रही थी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p से। मतलब मैं a और b कोई दो नंबर लेता हूँ, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके p से डिवाइड करूँगा, और मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा उसको देखूंगा कि मैं वो बिलोंग कर रहा है इस सेट को या नहीं कर रहा है। यही होता है ना मॉडुलो वाले कंसेप्ट में। ये मैंने आपको बताया था, एडिशन मॉडुलो भी और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी। तो यहाँ पर a b अगर मैंने एलिमेंट लिए हुए हैं g को बिलोंग करते हुए, तो ये बन जाएगा ए बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। ठीक है, ए इंटू बी करेंगे और उसको डिवाइड बाई पी कर देंगे। और यहाँ पर जो मेरे पास आता है वो रिमाइंडर आता है ना आर, उसी को ही हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आर होता है ये रिमाइंडर होता है। तो ये क्या होता है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। और रिमाइंडर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा होगा, बट हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये रिमाइंडर की प्रॉपर्टी होती है। दैट इज ये जो आर है, ये आर जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा और पी से छोटा होगा। अब देखो अगर आर की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी और p से छोटी आती है, जीरो से बड़ी और p से छोटी आती है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये जो सेट हमने कंसीडर किया हुआ है इसमें 1 से लेके p-1 तक के तो एलिमेंट है। तो r की वैल्यू भी इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगी, बट ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो यहाँ पर ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है यहाँ पर ये फेल हो जाएगी। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो r की वैल्यू है ये जीरो के इक्वल है या नहीं है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये जो r है ये जीरो के इक्वल ही है, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ। आगे कंट्राडिक्शन आ जाएगी ना खुद ही, तो यहाँ पर आ जाएगा a क्रॉस p b इज इक्वल टू जीरो। मतलब मैं a और b को मल्टीप्लाई करके जब मैं p से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास जो रिमाइंडर छोड़ेगा वो जीरो के इक्वल आएगा। और इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये नंबर थ्योरी में होता है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड p। और इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ कि ए बी लीव्स द रिमाइंडर जीरो व्हेन डिवाइडेड बाय p। ठीक है, यहाँ पर ये रिमाइंडर होता है जो बचता है, हम वही यहाँ पे लिखते हैं। तो इस वाली चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं ए बी माइनस यहाँ पर रिमाइंडर करूँगा तो ये p से डिवाइड होगा। ठीक है, विच इंप्लाइज ए बी माइनस जीरो इज डिविजिबल बाय p। ठीक है, आप चाहो किसी भी नंबर्स को आप जनरली करके देख लेना, ऐसा ये होता ही है। तो दिस इज डिविजिबल बाय p, दैट इज p डिवाइड्स ए बी माइनस जीरो। मतलब p जो वो इसको डिवाइड करेगा, विच इंप्लाइज p डिवाइड्स ए बी। अब p जो वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, बट p जो वो तो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये जो p है ये या तो a को डिवाइड करेगा या तो ये जो p है ये b को डिवाइड करेगा। आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। और यहाँ पर ये जो a और b की वैल्यू थी वो क्या थी, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी और p से छोटी, क्योंकि a और b की वैल्यू हमने सेट से ली हुई थी और सेट में ऐसे ही तो एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर ये a b की वैल्यू जो है वो p से छोटी है, और जबकि हम यहाँ पर p से ही इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास एब्सर्ड आ गया। इस बात का तो हमारे पास कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब आप छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा तो डिवाइड होता ही नहीं है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड तो होता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ये एब्सर्ड आ गया है। Thus r is not equal to जीरो, दैट इज g is closed under multiplication modulo p। अब r की वैल्यू जो वो जीरो के इक्वल नहीं होगी, और इसलिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास दिया हुआ था मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p, इसके अंदर ये जो ग्रुप g है ये क्लोज्ड हो गया है। तो यहाँ पर इसने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है, तो इनमें आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। मैंने 3 एलिमेंट्स जी को बिलोंग करते हुए लिए हैं। द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर रिमेन्स द सेम इफ़, अगर मैं ए बी को पहले करके सी के साथ अगर मैं इसको ऐसे ऑपरेट करता हूँ, या बी सी को पहले करके इसको मैं ए के साथ ऑपरेट करता हूँ, तो इन दोनों का जो रिमाइंडर जो आएगा मेरे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, वो तो हमेशा सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ये इसके इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट अब मेरे पास कम्यूटेटिविटी, ये अबेलियन को चेक करने के लिए होती है। आप इसको लास्ट में भी चेक कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पर ही कर दिया इसको। तो कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी, मैंने बताना है कि जो ए बी है दैट इज इक्वल टू बी ए, और ए बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन होगा। मतलब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी का है, तो दैट इज ए क्रॉस पी बी जो है वो बी क्रॉस पी ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो ये कम्यूटेटिविटी को ये शो कर देगा। तो यहाँ पर क्या है कि द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर रिमेन्स द सेम इफ़ ए बी और बी ए
इज़ डिवाइडेड बाई पी, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। यहाँ पर जो नॉन नेगेटिव, जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो इसलिए ये तो एक दूसरे के इक्वल हो ही जाएंगे। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी। अब नेक्स्ट है मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट वन बिलोंगिंग टू जी सच दैट। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो वाला था, तो यहाँ पर तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो वन ही होगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरली ये वन के इक्वल ही आता है, तो यहाँ पर ये वन जो है वो एग्जिस्ट करेगा और जो कि सेट को भी बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि जब हम ए इंटू वन और डिवाइड बाई पी करेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ए इंटू वन करेंगे तो वो वापस फिर से ए ही तो बन जाएगा, और डिवाइड बाई पी करेंगे तो ए जो है ये तो छोटा है पी से, क्योंकि जी को बिलोंग कर रहा है, तो जी में तो वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो पी से छोटे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो तो हमेशा ए के ही इक्वल आएगा। आप किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वो जो रिमाइंडर आएगा मेरे पास वही नंबर तो वापस आ जाएगा ना, तो यहाँ पर ए ही मेरे पास वापस आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम जो है वो वन कर रहा है, एज ए इंटू वन कर रहा हूँ एंड वन इंटू ए कर रहा हूँ, लीव्स द सेम रिमाइंडर ए when divided by p, therefore one belonging to g works as an identity element for g। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो यहाँ पर है वो एग्जिस्ट कर चुका है। तो अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और यहाँ पर इस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो यहाँ पर है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, जो ए की वैल्यू है वो मैंने सेट से ही ली हुई है, मतलब वन से बड़ी होगी या वन के इक्वल होगी और वो पी से छोटी होगी। अब मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ एक सेट को, सेट एस विच इज़ इक्वल टू, मैंने ए को जी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दिया है, जी के हर एक एलिमेंट के साथ मैंने इस ए को मैंने ऑपरेट कर दिया है, और यहाँ पर मैंने फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी लिया हुआ था। इसका आप ध्यान रखना, मतलब मैंने जी का ही कोई एलिमेंट लिया और उसी को ही मैंने जी के सभी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मैं जी के एलिमेंट्स को ही एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ उसी के बाइनरी ऑपरेशन के अंडर। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी जो थी वो मैंने आपको पहले ही सेटिस्फाई करवा दी थी, मतलब इस क्वेश्चन में मैंने आपको वो प्रूफ कर दी थी ना। तो यहाँ पर तो ये जो एलिमेंट्स मेरे पास प्रोड्यूस होंगे ये फिर से जी में ही तो चले जाएंगे, तो इसका तो क्लियर मतलब है कि ये जो एस है ये सबसेट है जी का। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर द एलिमेंट्स ऑफ जी बिकॉज जी इज क्लोज्ड विच इंप्लाइज एस इज द सबसेट ऑफ जी। ठीक है, ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जी में ही चला जाएगा। अब यहाँ पर आगे इसको सोल्यूशन को करने से पहले आपको पता है कि इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। ठीक है, ए स्टार बी करने पर आपके पास ई के इक्वल आ जाता है, और ई की मेरे पास वैल्यू यहाँ पर है वन। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि फॉर ऑल ए मैंने लिए हुआ है और इसको मैं ग्रुप के एलिमेंट के साथ कर रहा हूँ ऑपरेट, तो यहाँ पर इन सब की जो वैल्यू है वो वन के इक्वल बन जाएगी। मतलब ये जो 1 2 3 सो ऑन p माइनस वन जो है यहाँ पर मैंने ग्रुप के एलिमेंट लिए हुए हैं और इनके साथ मैं इस a को ऑपरेट कर रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन के अंडर, तो इनमें से ये जो सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं ये 1 के इक्वल बन जाएंगे a की किसी ना किसी वैल्यू के लिए। ठीक है, a की किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये 1 के इक्वल बन जाएंगे। तो अब देखो, मैं जब आपको सोल्यूशन करवाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने फर्दर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिफरेंट, ये मेरा क्लेम है कि यहाँ पर ये जो मैंने एस में जो एलिमेंट्स लिए हुए हैं ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट होंगे। अगर ये डिफरेंट नहीं हुए तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ पॉसिबल लेट आई, मतलब मैं आई को ए के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये जे को जब मैं ए के साथ ऑपरेट करूँगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब कोई दो एलिमेंट्स जो वो एक दूसरे के इक्वल बन जाएंगे, इसी सेट से मैंने लिए हुए हैं, एस सेट से मैंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आई और जे की जो वैल्यू है वो 1 और p के बीच में होगी या 1 के इक्वल भी हो सकती है। एंड यहाँ पर ये जो आई है ये जे के इक्वल नहीं होगा। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो आई है वो बड़ा है जे से, सो दैट कि जब हम आई माइनस जे करेंगे, ठीक है, आई माइनस जे करेंगे तो वो 0 से बड़ा होगा और p से छोटा होगा, विच इम्प्लाइज आई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू जे ए मोड पी। ये वही आगे जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं जे ए को माइनस करूंगा आई ए में से तो वो पी से डिविजिबल होगा। ठीक है, पी डिवाइड्स आई ए माइनस जे ए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जो पी होगा वो इसको डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज जो पी है, अब मैंने यहाँ से ए को कॉमन ले लिया तो यह बन जाएगा आई माइनस जे इंटू ए। अब ये जो पी है ये इसको डिवाइड करेगा, तो विच इम्प्लाइज आइदर पी डिवाइड्स आई माइनस जे और पी डिवाइड्स ए। ठीक है, बिकॉज p इज़ द प्राइम नंबर। बट यहाँ पर ये जो a की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी है और p से छोटी है, और यहाँ पर ये जो i माइनस जे है वो 0 से बड़ा है और p से छोटा है, विच इज़ एन एब्सर्ड। मतलब फिर से p जो है वो अपने छोटे नंबर को डिवाइड कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर फिर से मेरे पास एब्सर्ड आ गया, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिफरेंट। ठीक है, जो मेरा क्लेम था वो सही था कि यहाँ पर एस के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, और ये मैंने बता दिया कि ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एब्सर्ड आ रहा है।
देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एस इज इक्वल टू p-1, क्योंकि यहाँ पर मैंने टोटल p-1 एलिमेंट्स ही कंसिडर किए हुए थे ना एस में, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ एस है वो मेरे पास p-1 बन जाएगा, और जो ऑर्डर ऑफ जी था वो भी मेरे पास p-1 ही था। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एस है वो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल आ गया है, विच इंप्लाइज एस इज इक्वल टू जी, क्योंकि एस में जो एलिमेंट्स थे वो सभी के सभी जी के एलिमेंट्स थे, और एस का ऑर्डर भी जी के ऑर्डर के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब एस ही तो जी बन गया, ठीक है ना, एस जो है वही जी बन गया। नाउ 1 बिलोंग्स टू जी विच इंप्लाइज 1 बिलोंग्स टू एस, 1 जो है वो जी को भी बिलोंग कर रहा है, और जो 1 है इसलिए वो एस को भी बिलोंग करेगा। नाउ लेट के बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए और के को जब मैं ऑपरेट करूंगा और डिवाइड बाय पी करूंगा विच इज इक्वल टू 1, दैट इज ए के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी, ठीक है, ए के लीव्स द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय पी। तो यहाँ पर ये जो है ये ई के इक्वल आ जाएगा, तो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट जो वो जी में एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सब कुछ आपको इसी सेट में मिल जाएगा जो मैंने सेट एस जो है वो कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ मैंने ए को ऑपरेट किया हुआ है, ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ मैंने ए को ऑपरेट किया हुआ है, और यहाँ पर ये जो ए की वैल्यू है, यहाँ पर ये ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखो जैसे यहाँ पर 1 इंटू मैं ए कर रहा हूँ डिवाइड बाय पी कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये होती है ना कि जब मैं ए स्टार बी करूँगा तो वो ई के इक्वल आना चाहिए, और जो बी होता है वही इन्वर्स होता है ए का। तो यहाँ पर है कि मैं जब 1 इंटू ए करूँगा तो वो डिवाइड बाय पी करूँगा तो वो मेरे पास 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ए की मैं कौन सी वैल्यू लूँगा, यहाँ पे 1 लूँगा ना, तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास 1 का इन्वर्स क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जब मैं 1 इंटू 1 करूँगा और डिवाइड बाय पी करूँगा तो वो मेरे पास फिर से 1/p बन जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास फिर से 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास ए जो है यहाँ पर 1 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर मैं ए की वैल्यू कौन सी लूँगा, जब मैं 2 इंटू ए करूँगा और डिवाइड बाय पी करूँगा, तो मतलब यहाँ पर मेरे पास कोई ना कोई ए की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी ग्रुप जी को बिलोंग करती हुई, कि जब मैं उसको 2 के साथ ऑपरेट करूँगा और डिवाइड बाय पी करूँगा और वो मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी मेरे पास जो ए की वैल्यू होगी वो इस 2 के लिए इन्वर्स का काम कर रही है। सिमिलरली 3 के लिए भी ये जो ए यहाँ पर कोई वैल्यू होगी वो 3 के लिए भी इन्वर्स का काम करेगी। तो यहाँ पर मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ए की कोई ना कोई वैल्यू जो वो एग्जिस्ट कर जाएगी, जो कि 1 के इक्वल बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो ए है ये इन्वर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा विच इम्प्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑल्सो जी इज कॉम्यूटेटिव एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू p-1। जो ऑर्डर ऑफ जी है वो p-1 है, और ये कॉम्यूटेटिव ही है, इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा p-1। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो गया। अब मेरे पास इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट बी पार्ट जो था वो है मेरे पास, तो बी पार्ट है मेरे पास, इफ़ ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी और सेमी ग्रुप देन प्रूव दैट जी इज़ अबेलियन। मैंने प्रूव करना है कि ये जो जी ग्रुप है ये अबेलियन है, और यहाँ से मैंने कोई 2 एलिमेंट्स लिए हुए हैं तो वो इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं जो सोल्यूशन करवाऊंगा आप इसको ध्यान से देखना। वैसे तो इसका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ईजी सा है, बस आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना है। तो सोल्यूशन है मेरे पास गिवन है कि ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू जी। अब यहाँ पर इस सोल्यूशन को करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी के लिए हो रहा है, सिमिलरली यही चीज़ जो वो ए के इक्वल भी हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो बी है वो कभी ए के इक्वल भी हुआ होगा, क्योंकि ये फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर जब मैं ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए कर रहा हूँ तो वो कभी ना कभी ए के इक्वल भी हुआ होगा, ठीक है। तो अब मैं जो आगे करूँगा आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर बी जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पहले वही ली हुई है, तो ए स्क्वायर बी जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी, यहाँ पर ए मतलब इसको मैंने 2 टाइम्स यहाँ पे ऑपरेट कर दिया, इसको मैंने ऐसे खोल के लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो ए है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये मैंने अभी आपको बोला कि ये कभी ए के इक्वल भी हुआ होगा, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बी स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ए की जगह मैं बी स्क्वायर ए लिख दूंगा, इस ए की जगह मैंने बी स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और बाकी ए बी जो मैंने वैसे ही रखा। और देखो मैंने यहाँ पर अबेलियन प्रूफ करना है, तो मतलब मैंने ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है, तो उसी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी आप ध्यान से देखना, अब यहाँ पर बीच में ए और ए यहाँ पर 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी। और यहाँ पर ये जो बी है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर ए, तो इस बी की जगह मैंने लिख दिया है बी स्क्वायर ए, बाकी ये दोनों चीज़ें मैंने वैसे ही रखी हुई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो बी स्क्वायर था इसी को मैंने खोल के लिखा हुआ है, मतलब मैंने इसको बी इसको ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 2 टाइम्स मैंने इसको ऑपरेट कर दिया है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को मैंने बी लिख दिया और ए वैसे आ गया। अब ये जो ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी ये फिर से इक्वल टू आ जाएगा ए के इक्वल, ठीक है। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी की जगह मैंने ए लिख दिया और बी ए वैसे का वैसे ही रहा। तो अब यहाँ पर ये बन गया बी स्क्वायर ए। अब इस बी स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ए,
ठीक है। बी स्क्वायर ए की जगह मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है और ये बन गया ए बी ए के इक्वल, यानी कि ए स्क्वायर बी जो है वो ए बी ए के इक्वल आ रहा है। और ए स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए यहाँ पर बी आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ए बी ए, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर ये जो ए है ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी आ रहा है और ये यहाँ पर भी आ रहा है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर मैंने राइट लिख दिया है, यहाँ पर ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होगा, ठीक है, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होगा। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग ये ए और ए यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, विच इंप्लाइज जी इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। जी जो है फिर वो अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो आज की ये जो वीडियो है ये लेंथी हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट 2 इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करवाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे इनको भी आप जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इन्हीं में से जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उन्हीं में से जो क्वेश्चन थे वही वापस फिर से रिपीट हो गए थे। तो यहाँ पर ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनको आप ध्यान से समझना, हो सकता है कि इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो दोबारा फिर से रिपीट हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thanks for watching this video.